अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। कराची सुपर हाईवे पर हैदराबाद से कराची आने वाली वैन में आग लग गई है। हादसे में 8 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक हो गए। मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बदकिस्मत वैन में 20 से 22 अफराद सवार थे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन टायर रॉड टूटने के बाइस उलट गई, जिसके बाद आग लग गई। जख्मियों को नूरियाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बहुत ही अफसोसनाक हादसा रोनुमा हुआ है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक आगाह करें। देखिए, बिल्कुल अब रेस्क्यू का अमला जय वकुआ पर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर कब जो है हमारी तर्जुमान मोटरवे से बात हुई थी, उनका कहना था कि 8 लाशों को निकाला जा चुका है, जबकि 8 जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम जख्मियों को नूरियाबाद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। यह अफसोसनाक वाक़या जो है तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, ये वाक़या पेश आया है जब हैदराबाद से जो एक मुसाफिर वैन है जो कराची के लिए निकली थी, वो नूरियाबाद के मकाम पर लकी सीमेंट के करीब पहुंची, जहां उसका एक टायर रॉड टूटा है और टायर रॉड टूटने के बायस वो पलट कर आग लग गई। ताहम जो है इब्तदाई तौर पर जो वहाँ के मुसाफिर गुजर रहे थे, उन्होंने कोशिश की कि आग पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड जो वो काम है वो बहुत देर से वहाँ पर पहुंचे। इस दौरान जो है आग मुकम्मल तौर पर उसको जो वैन है उसको जलाकर खासा कर चुकी थी। अब तक जो है हमारी इतलात के मुताबिक 8 अफराद को वहाँ की जो बॉडीज हैं, 8 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है, जबकि जो 8 अफराद जो बताए जाते हैं, हमारे 8 जो जराए बताते हैं कि 8 अफराद को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इसमें खवातीन भी मौजूद थी, जबकि बच्चा भी मौजूद था। बच्चे को बाहिफाजत निकाला गया है। इस वक्त जो एडी के जो रजाकार हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो मजीद जो अंदर मौजूद हैं वैन के अंदर उनको निकाला जाए, उनको निकाला जा सके। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है बात कर लेते हैं। वहाँ मौजूद हैं एदी रजाकार से, साद इनका नाम है। साद, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है, आप उसी मकाम पर मौजूद हैं जहाँ वैन को आग लगी है। क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या आंखों देखा मंजर देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे जो है वैन जो है मेरे हिसाब से जो है कलाबाजी खाते हुए नीचे आई है और पूरी जल चुकी है। डेड बॉडीज जो है वो देखी भी सकती है। इसको अभी जो है काटा जा रहा है, बीच में से तोड़ा जा रहा है ताकि डेड बॉडीज को निकाला जा सके। अच्छा, ये कराची से हैदराबाद के रूट पर जो वैन्स चलती हैं, हाईएस्ट चलती है, ये वही वैन है? जी जी, ये बिल्कुल वही है, हाईएस्ट जो चलती हैं, जो हैदराबाद टू कराची और कराची टू हैदराबाद चलती हैं। जी। अच्छा, ये बताइएगा, कुछ आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पर जख्मी कितने हैं और कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है? जिंदा भी हैं लोग? देखिए मेरे जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक जो है अभी तक 4 से 5 जख्मी जो है उनको हमने बकाया हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और बाकी 2 डेड बॉडीज निकाल चुके हैं। बाकी अंदर अभी काम जारी है इसमें। अच्छा, आग जो लगी हुई थी उसके पर काबू पा लिया गया है? फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है? आग बुझा दी गई है? जी जी, बिल्कुल आग बुझा दी गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं। अच्छा, एग्जैक्टली किस मकाम पर ये हादसा पेश आया, जरा हमें आप बता सकते हैं? देखिए, ये तकरीबन लकी सीमेंट से कोई 10 किलोमीटर का फासला है। लकी सीमेंट से 10-12 किलोमीटर है। अच्छा साद, जरा हमें बता सकते हैं आप, एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा कि कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं इस वाक़े में? देखिए, इसमें अभी तक कंफर्म नहीं बताया जा सकता। जो नजर आ रही हैं तकरीबन 6-7 के करीब डेड बॉडीज अभी नजर आ रही हैं, जो सीटों के साथ बिल्कुल जली हुई हैं। ठीक है, साद एदी रजाकार हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि तकरीबन 7 से 8 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए। और अहमर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस अफसोसनाक खबर से मुताल्लिक? जी देखिए, ये 6-3 जो है वो कहलाता है। जो हमारी मोटरवे पुलिस से बात हुई है उनका ये कहना है कि उनका ये 6-3 पॉइंट है जिसके करीब ये हादसा पेश आया है। ये हैदराबाद टू कराची आ रही थी बस है, ये हाईएक्स बस है जिसमें 22 सीटर ये बस कहलाती है। और अब तक जो मोटरवे पुलिस है उनका ये कहना है कि 22 अफराद के इब्तदाई तौर पर उनको ये लगता है कि 22 अफराद इस बस में सवार थे जो कि हैदराबाद से कराची की जानिब आ रहे थे। बस का टायर रॉड टूटने की वजह से तौर पर यह हादसा पेश आया है। उनका ये कहना है कि किसी और बस के कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि किसी और बस की जानिब से कोई ओवरटेकिंग या कोई और साइड जो है वो दी गई हो इस बस को। इब्तदाई तौर पर उनका ये कहना है कि जी ये टायर रॉड इस बस का टूटा है, जिसके बाद कलाबाजियां खाती हुई ये बस सड़क से
बाएं जानिब जो है वो जाकर गिरी है और इसमें आग लगी है। आग काफी शदीद थी, काफी देर तक इसमें से लोगों के चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती रही, उनको बचाए जाने की आवाजें आती रही। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उन्होंने गाड़ियां रोकी, इब्तदाई तौर पर मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो मदद नहीं कर सके। लोग काफी जो है वो झुलसे हैं। 4 अफराद ऐसे हैं जिन्हें जख्मी हालत में जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी मजीद अब आग तो जो है वो जो बस में लगी हुई थी उसको आग तो बुझा दी गई है, लेकिन अभी भी लोग उसमें फंसे हुए हैं। अब जो है वो बस को काटने की जो है वो कोशिश रही है कि किसी तरह इस हाईएस्ट वैन को जो है वो काटा जाए ताकि जो लोग हैं उनको निकाला जा सके इसमें से। अच्छा अमर, आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? कुछ पता चल पाया है कि इतनी शदीद आग लगी है इस हादसे के बाद? जी देखिए, अभी वजूहात सामने नहीं आई हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि टायर रॉड जब टूटा है इसका तो इसने कलाबाजियां खाई हैं। तो जो हमारी पुलिस अफसरान से बात हो रही है, मोटर पुलिस के अफसरान से, तो वो ये बताते हैं कि जी हो सकता है कि उस दौरान कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो जब ये बस कलाबाजियां खा रही थी और उसकी वजह से ये आग लगी हो। अभी आग लगने की सही वजूहात जो है वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब इस हाईएस्ट वैन ने कलाबाजियां खाई हैं तो उसके बाद इसमें खौफनाक आग लगी है। ठीक अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, आपके पास मजमूई अपडेट क्या है और क्या आपके पास इत्तलात है कि आग कैसे लगी? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की वहाँ क्या सूरत हाल है? कितने लोगों को निकाल लिया गया है? कितने लोग जाम बहक हो गए हैं? कितनों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद से आ रही थी कराची, तो 63 किलोमीटर है, लक्की सीमेंट के करीब ये एक स्पॉट है जहां पर ये गाड़ी जो है वो उल्टी है। इसका टायर रॉड टूटा है जिसकी वजह से कलाबाजी खाते हुए इस पे आग लगी है और आग लगने के नतीजे में इसमें 22 अफराद सवार थे, जबकि ये कम सीटर होती है, इसमें ज्यादा जो है वो मुसाफिर सवार थे और आग इतनी तेजी से लगी कि लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। जितने मुसाफिर थे वो जो है वो शोलों में गिर गए। तो फौरी तौर पर यहाँ पर मोटरवे पुलिस की जानिब से फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड जो है वो नहीं पहुंच पाई। मोटरवे पे कोई इंतजाम नहीं है इस किस्म के, ना ही कैमरे लगे, ना ही लाइट्स है और ना ही जो है वो कोई एम्बुलेंस सर्विस है। तो एम्बुलेंस के आने में और फायर ब्रिगेड के आने में काफ़ी ताख़ीर लगी, जिसकी वजह से जो मुसाफिर वैन में थे वो जो है वो झुलसते रहे और जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची है तो फिर वहाँ पर जो है वो भी एम्बुलेंस ड्राइवर जो पहले पहुंचा है उसने बताया कि वो भी देखता रहा क्योंकि वो आग में नहीं कूद सकता था। फायर ब्रिगेड पहुंची है तो फिर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की है, आग बुझी है तो फिर यहाँ से लोगों को वैन में से रेस्क्यू किया गया है। तो यहाँ पर से जो जख्मी निकाले हैं, डेड बॉडीज निकाली है, मजमूई तौर पर 8 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक कर रहे हैं जो कि इस वैन में मौजूद थे। इसके अलावा जो जख्मी हैं वो निकले हैं, उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी कुछ अफराद की डेड बॉडीज बताया जाता है कि वो वैन में मौजूद है, उनसे जो है वो काट के निकाला जाएगा। तो मजबूरी तौर पर ये बता रहे हैं कि 22 अफराद इस वैन में शामिल थे, बैठे हुए थे और वो जो है वो कराची आ रहे थे। अब इनकी शनाख्त होगी तो पता चल सकेगा, लेकिन आए रोज ये महीनों में हादसा होते हैं मोटरवे पर ऐसे कोई इंतजामात नहीं है, कोई एम्बुलेंस सर्विस मौके पर नहीं पहुंचती। वही ईडी जो है वो निकलता है जामशोरों से या सोराबगोट से, तो वो जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, ना ही फायर फाइटर्स होते हैं। तो ठीक है फैसल शकील, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि कोई भी यहाँ पर रेस्क्यू के लिए अमला मौजूद नहीं होता है मोटरवे पर। एनी शाहिद शाहरुख का कहना है कि वैन के आगे गाड़ी जा रही थी जिसका दरवाज़ा टूट कर गिर गया, गाड़ी को बचाते हुए वैन कच्चे में उलट गई, जिसके बाद आग लग गई, शीशा टूटा जिसमें मैं बाहर निकलने में कामयाब हुआ। क्या उसका कहना है आपको सुनवा देते हैं। कार जा रही थी, कार का कोई गेट गिर गया, पता अल्टो थी, पता कौन सी, मुझे याद नहीं, उसका गेट गिरा तो उससे ये हाईएस्ट अनबैलेंस हुई, कच्चे में इसने 4-5 बार चक्कर लेकर गिर गई। जब लेकर गिरी तो सिलेंडर फटा तो शीशे के पास बैठा हुआ था, शीशे वाली साइड टूटी तो मैं निकल, शीशा टूट गया था यार, एक मिनट, शीशा टूटा, हाँ, तो फिर सिलेंडर फटा तो मैं जैसे निकलने लगा तो एकदम से आग लग गई। आपके साथ कौन कौन था? मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। गाड़ी में कितनी सवारी थी? पूरी भरी हुई थी, 18-20 लोग थे, उसमें बच्चे भी थे, एक बच्चा भी बचा है 1 साल का। ये पता चला कि ये बच्चा किसका है? वो आगे बैठे हुए थे, मुझे इतना पता है। आगे कौन बैठा था?
अंकल आंटी थी, फैमिली थी। गाड़ी लतीफ अहमद 8 से निकली है? हाँ 8 से निकली, पौने 7 से। पौने 7 से। तो एनी शाहिद शाहरुख जो मौक़िफ़ रख रहा है, जो बयान दे रहा है, वो भी आपने सुना है। उसका ये कहना है कि वैन के आगे गाड़ी जा रही थी जिसका दरवाज़ा टूटकर गिर गया और गाड़ी को बचाते हुए वैन कचरे में लट गई, यानी अनबैलेंस हो गई और इसके बाद शायद सिलेंडर फटा है और आग लगी है। शीशा टूटा जिससे मैं बाहर निकलने में कामयाब हुआ। शाहरुख ने इस तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन हादसा कैसे पेश आया शाहरुख ने आंखों देखा हाल बताया है। और ये वैन का मुसाफिर ही है जिसके मुताबिक इस वैन में लगभग 20 से 22 अफराद सवार थे, बच्चे भी इसमें मौजूद थे। और फैसल भी जैसा हमें बता रहे थे कि रेस्क्यू का यहाँ पर कोई बेहतर मौक़िफ़ या बेहतर इंतज़ाम नहीं है। कराची सुपर हाईवे पर हादसा कैसे पेश आया, AIG आफ्ताब पठान ने तफसीलात समा को बता दी। जी हाँ, कहा कि वैन उलट गई थी जिसमें आग लगने से हलाकतें हुई हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वो टोयोटा हाईएस्ट वैनें हैं जो पिछले कुछ सालों से चल रही हैं कराची हैदराबाद के दरमियान। ये पहले कल्टी हुई है, कल्टी होने के बाद में आग लगी है और आग लगने के बाद जो है पूरी गाड़ी को आग लग गई। इसमें तकरीबन 12 आदमी बिल्कुल जल गए हैं, 7 आदमी जख्मी हैं जो कि करीब नूरियाबाद में ट्रॉमा सेंटर है उसमें गए, फिर वहाँ से वो शिफ्टिंग हो गया हॉस्पिटल। वहाँ मेरे सेक्टर कमांडर ST DSP तो हम सबको एम्बुलेंस वगैरह मौजूद हैं। पूरी गाड़ी को आग लगी है, तो जख्मी भी अब डॉक्टर ही चेक करके बता सकता है कि बर्न किस लेवल का है ना। वैन उलट गई थी जिसकी वजह से आग लगी। गाड़ी में सवार 12 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। आफ्ताब पठान का ऐसा कहना है। 7 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। AIG मोटरवे ने यह भी बताया है कि इमदादी टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं। कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची के लिए ये हाईएस्ट वैन चलती हैं जिसको आज ये हादसा पेश आया है। खबरों में आगे देखिए बाऊजी का एक और ट्वीट। अब आपको बताएं, खातून MNA को हिरासा करने का मामला या फिर ये मामला डकैती का है। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर हमला किसने किया, क्यों किया, गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं सकी। वाकई के बाद की वीडियो सामने आ गई है। तलाल चौधरी इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। मेरा बाजू टूट गया, इनकी सारी औरतों के नंबर लो, मैं यहाँ हूँ और जिसे मर्जी बुला लो। खातून MNA के भाई ने तस्दीक की है कि हमला उनके घर के करीब ही हुआ, लेकिन वो मुलव्विस नहीं। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर मुबैना हमला। 3 रोज तक लाहौर के अस्पताल में जेरे इलाज रहे। लीगी रहनुमा पर किसने हमला किया, कब किया और क्यों? सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। भांत भांत की बोलियां बोली जाने लगी। मामला 3 दिन तक दबा रहा। हलचल मची तो पहले तलाल चौधरी के वीडियो क्लिप मंजर आम पर आए जिनमें वो जख्मी दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने मेरा फड़ के फोन, मेरी आखिरी लोकेशन इत्थे आ, मेरी बाजू टुटी है। SP साहब नु बुला लो, सुहेल चौधरी साहब नु कहो कि तलाल साहब जल्दी जनाब ने पहुंचना पैना। धीरे धीरे कहानी खुलना शुरू हुई। पता चला कि तलाल चौधरी को 23 सितंबर की रात मुस्लिम लीग नून की खातून MNA के घर के करीब निशाना बनाया गया था। यके बाद दीगरे तलाल चौधरी के भाई और चाचा के बयानात भी सामने आए। दोनों ने वाक़े को अलग अलग अंदाज में बयान किया। तलाल के भाई बिलाल चौधरी ने हमले की तस्दीक की, जबकि चाचा ने कहा कि हमला नहीं हुआ बल्कि तलाल घर में सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुए हैं। तलाल चौधरी के वीडियो क्लिप सामने आने के बाद सीढ़ियों से गिरने वाला बयान तो बेमानी हो गया है। मेरी बाजू टूटी है, SP साहब नु बुला लो। तलाल चौधरी पर तशद्दुद आखिर किया किसने? खातून MNA के भाई भी लाइल्म है। हमारे घर की स्ट्रीट पे या उस सड़क पे कुछ इशू हुआ है, हमारे घर का भी कोई तो लेकिन हमें भी कुछ महसूस हुआ था बाहर कोई फायरिंग या कोई इस तरह के मामला, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं। अस्पताल से जारी करदा तलाल चौधरी के एक्सरे में बाजू की हड्डी पर फ्रैक्चर देखा जा सकता है। अब तलाल चौधरी का वीडियो क्लिप बयान एक तरफ है, उनके भाई, चाचा और खातून MNA के भाई के बयानात दूसरी तरफ। पुलिस का मौक़िफ़ इन सबसे जुदा है। यानी दर हकीकत आखिर मामला है क्या? पिक्चर अभी बाकी है।
फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर हमले का मामला, पुलिस ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक तलाल चौधरी ने डकैती जबकि खातून रुकने असम्बली ने चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस पहुंची तो पता चला कि कोई वारदात नहीं हुई। तलाल चौधरी और लीगी MNA के दरमियान मामूली तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद सुलह सफाई करवा दी गई। खुर्रम शहजाद अपनी रिपोर्ट के साथ। इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा वां, जिन्नू मर्जी बुलाओ। तलाल चौधरी का झगड़ा, फैसलाबाद पुलिस ने मामले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मेरा मोबाइल से मेरी कड़ियां, मेरा सारा कुछ अंदर। रिपोर्ट के मुताबिक तलाल चौधरी ने 3:10 पर डकैती जबकि खातून MNA ने 3:15 पर केनाल रोड पर मुसल्लह चोरों से मुताल्लिक फोन कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंची तो इल्म में आया कि कोई वारदात नहीं हुई, बल्कि तलाल चौधरी और लीगी MNA के माबैन मामूली तल्ख कलामी हुई। अभी तक हमें कोई किसी फरीक ने दरखास्त नहीं दी। अगर कोई फरीक हमें दरखास्त देगा, दोनों में से जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम कर लेंगे। अब मामला तो तब कोई एक्शन पुलिस देती है जब कंप्लेनेंट पार्टी आपको दरखास्त देती है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सियासी अरकान ने तलाल चौधरी और खातून MNA के दरमियान सुलह करवा दी। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी कार्रवाई करवाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि तलाल ने डकैती और खातून रहनुमा ने चोरी की शिकायत दर्ज करवाई? सवाल उठ रहे हैं। तलाल चौधरी ने अपनी ही जमात की MNA को हिरासा किया। फैयाजुल हसन चौहान ने वाक़े के तमाम सबूत कल सामने लाने का ऐलान कर दिया है। शहबाज गिल का कहना है कि लीगी रहनुमा ने शर्मनाक हरकत की है। मरियम नवाज को तलाल चौधरी की बुनियादी पार्टी रुकनियत ख़त्म करके खातून का साथ देना चाहिए। पंजाब के वजीर इत्तलात तलाल चौधरी पर बरस पड़े। लीगी रहनुमा पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम लगाया। कहा कि किसी और सियासी जमात में ऐसा नहीं होता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मरियम नवाज तलाल चौधरी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेंगी? अगर इस शख्स तलाल चौधरी को उस वक्त जब इसने हजारों के जलसे के अंदर एक इंतहाई मैनी खेज और एक मनफी किस्म का जनाब एक अशारेबाजी की थी जलसा आम के अंदर, अगर उस वक्त इसके खिलाफ ताजीबी कार्रवाई कर ली जाती इनकी क़यादत की तरफ से और बेगम सफदर अवाल साहिबा की तरफ से, अगर उस वक्त जो है वो इसके मुतालिक बात कर ली जाती तो शायद आज इसको इतनी जुर्रत ना होती। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वाक़ये से मुस्लिम लीग का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। तलाल चौधरी मरियम सफदर के करीबी और काबिल एतमाद साथी हैं। उन्होंने लीगी रहनुमा की पार्टी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा किया और कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक खातून पर दबाव डालकर तलाल चौधरी के हक में बयान दिलवाया जा रहा है। 10 सवालों के जवाब दो, तफसीलात बताएंगे कुछ ही देर बाद। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार पाने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी का मरहला आ पहुंचा। नैब ने मियां साहब की गाड़ियों, जमीन और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड लेने के लिए LDA और एक्साइज डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों को खत लिख दिए। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ अदालतों से गैर हाजिर होने पर इश्तिहारी तो पहले ही करार दिए जा चुके, लेकिन इसी पर बस नहीं, मियां साहब के नाम पाकिस्तान में मौजूद तमाम असासे भी जब्त होंगे। नैब रावलपिंडी ने जायदाद, गाड़ियों और बैंक अकाउंट्स की खोज लगाना शुरू कर दी। नैब की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्साइज डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और निजी बैंक को खत लिख दिए गए। साबिक वजीर आजम की लाहौर के इलाके मौजा मानक, मौजा माल, रायवंड और सुल्तानकी में 1550 कनाल से जायद अराजी की दस्तावेजात मांगी गई हैं। इसके अलावा मियां साहब की मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने 9 सितंबर को तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। नैब को नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने के लिए उसके तमाम असासों की फहरिस्त पेश करने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती अहकामात की रोशनी में ही नैब की जानिब से महकमों को खत लिख दिए गए हैं। नवाज शरीफ तोशाखाने से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ लेने के रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के शरीक मुल्जम नामजद हैं। सुहेल रशीद, सामा, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ का एक और ट्वीट, कहा मुझे सज़ा देते देते मुल्क को डुबो दिया, अब हम इस मुल्क को मज़ीद तमाशा नहीं बनने देंगे। अपने ट्वीट में वीडियो भी शेयर की, लिखा
ये है हकीकत उस एहतसाब की जिसके ज़रिए आपके 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म को इंतकाम का निशाना बनाया गया, सज़ाएँ दिलवाई गईं और इश्तिहारी भी करार दिलवाया गया। एक और ट्वीट की है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मुझे सज़ा देते देते मुल्क को डुबो दिया। नवाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम दिया है, अब हम इस मुल्क को मज़ीद तमाशा नहीं बनने देंगे। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म को इंतकाम का निशाना बनाया गया। क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। नवाज शरीफ का दिफा करने के लिए शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर आ गए। कहते हैं नवाज शरीफ की एपीसी में तकरीर आइन के मुताबिक थी, उन्होंने कभी महाजराई नहीं की। अपोजिशन लीडर ने कहा इमरान खान उन्हें हर सूरत गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, वक्त आ गया है कि हुकूमत को बेनकाब किया जाए। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। सीनियर लीग की क़यादत का इजलास, शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी और उसके बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सियासी ताकत का मुजाहरा करने पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ बोले इमरान खान नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में अपोजिशन लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ की एपीसी में तकरीर कानून के मुताबिक है, उन्होंने आइन से मुतसादिम कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने सवाल किया कि मुफाहमती सियासत का इल्जाम आयद करने वाले बताएं कि उन्होंने मुफाहमत से अब तक क्या जाती फायदा हासिल किया। बोले हुकूमत को जितना वक्त देना था दे चुके, मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। शहबाज शरीफ के मुताबिक मौलाना को बुजुर्ग सियासतदान होने की वजह से क़यादत सौंपी गई है। एपीसी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया है। 10 सवाल सामने रख दिए। कहा नवाज शरीफ बताएं कि उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितना चंदा वसूल किया। मुल्क से बाहर जाकर मुल्क दुश्मन मोदी को कितने फ़ोन किए। 2013 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया। सैफुर रहमान के ज़रिए कतर से कितनी रकम वसूल की। ये भी पूछा कि नैब पर पथराव की मनसूबाबंदी में कितने दिन लगे। मैं 10 पॉइंट आज कहना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब को। आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए। अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया और वो कौन लोग थे जिसने हिंदुस्तान को अजमल कसाब का डेटा प्रोवाइड किया। दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप। क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। जो कोर्ट उसको तलब करता है तो वो बीमारी का बहाना बनाता है। जब तकरीर करनी हो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ तो एक घंटा खिताब करते हैं। डॉन लीग के पीछे कौन था, आज इतराफ़ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था। 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के ज़रिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए। नैब की अदालत में नंबर 9 पथराव की मनसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई। कैमरे जिन्होंने इस फुटेज को कवर किया उनको रोकने के लिए आपने कितनी कोशिशें की। उनके मालकान को फ़ोन किया कि ये पथराव के थैले ना दिखाए जाएं। बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैलब्रेथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया। मैं आज 10 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खबरों में आपको आगे दिखाएंगे सिंध सरकार का शाहकार। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की एक बार फिर से तरदीद कर दी। कहा शेख रशीद को कभी संजीदा नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एहसन इकबाल खूब खुसर फुसर करते रहे। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना आखिरी लम्हात में एहसन इकबाल को बता दिया गया। लीगी रहनुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या बताया गया, एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और फिर उज़्मा बुखारी ने इशारा किया, कोई पैगाम था शायद, लेकिन जरा रुकिए। क्या बात है, क्या बात करनी है और क्या नहीं, ये समझ लें और अच्छी तरह समझ लें, सुन लें।
मरियम औरंगजेब ने बताया। अच्छी तरह समझ गया क्या बोलना है क्या नहीं, ये कहकर एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पलटे। अरे मगर रुकिए, बात अधूरी रह गई। मरियम औरंगजेब ने बैठते बैठते फिर कुछ समझा दिया। अरे सुनिए तो सही, मरियम औरंगजेब ने बैठने के बाद भी 2-4 हिदायत खुसर फुसर कर दी। अब लीगी रहनुमा एहसन इकबाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो गए जिसके लिए जो कुछ सोचकर आए थे कि बोलना है वो अब नहीं बोलना, और जो कुछ बोलना है वो आखिरी वक्तों में बता दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने जंगल में करोड़ों रुपए मालियत से मनोड़ा बीच रोड का इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन शहर की खंडर बनी अहम शाहराहों को भूल गए। सैंड स्प्रेड जाने वाली माड़ीपुर रोड समेत शहर की दीगर टूटी फूटी सड़कें हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर हैं। कराची की टूटी फूटी सड़कें और इन पर बड़े बड़े गड्ढे, हचकोले खाती गाड़ियां भी अक्सर होती हैं हादसात से दोचार। सिर्फ तफरी की खातिर जंगल में 45 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत से मनोड़ा बीच रोड का इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन वजीर आला सिंध शहर के बीचों बीच अहम शाहराहों के कई फुट के गड्ढे भूल गए। माड़ीपुर रोड हो या गुलबई रोड, यहाँ से जाने वाले हजारों मुसाफिरों की पहले ही कमर टूट जाती है। सैंड स्पिट जाने वालों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बातें करती है। मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, परेशान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ियाँ जो है हिचकोले खाती हुई यहाँ से जाती है, ऐसा लगता है कि बस जो है वो गिर जाएगी, बिल्कुल इस तरह से खड्ड में गिर जाती है, ऐसा लगता है कि बस अब गिरने वाली है। ये शाहरा ही नहीं बल्कि शेरशाह हो, गोलीमार, लियाकताबाद या फिर नाज़माबाद समेत दीगर इलाकों की सड़कें सब तबाही के मनाजिर पेश कर रही हैं। शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत नई सड़कें तामीर करने के बजाय पहले खंडर बनी सड़कों की मरम्मत करे। जंगल में सड़क बना दी, कराची की दीगर सड़कें कब बनेगी? समा के सवाल पर पीपी रहनुमा तैमूर तालपुर ने 3 साल का वक्त दे दिया। कहते हैं 3 साल में शहर का नक्शा बदल देंगे। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख बोले, अवाम के बजाय खास के लिए खर्चा किया जा रहा है। सिंध सरकार ने मरकजी शाहराहों पर पैसा लगाने की बजाय गैर अहम सड़क की तामीर पर करोड़ों लगा दिए। समा ने मामला उठाया तो सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने शहर की हालत सुधारने के लिए 3 साल लगाने का बताया। हम अगली इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह कराची का नक्शा बहुत कर देंगे। सर 3 साल, ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं हो गया? 3 साल ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा शहर है कराची। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सूबाई हुकूमत की तरजीहात पर तनकीद की। खुदारा कराची के रोड तो बनाए, ये मारीपुर रोड तो बनाए, ये जो शहर पूरा खंडर बन गया, शहर कराची को जो उजड़ चुका है उसके ऊपर तो कोई नजरें गर्म करे, वो फैसले भी करने चाहिए जो अवामी मफाद आमा को। MQM रहनुमा रेहान हाशमी ने भी सूबाई हुकूमत के फैसलों पर कड़ी तनकीद की। रेहान हाशमी ने पीपल्स पार्टी पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया। कहा कि सिंध हुकूमत अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए मखसूस मंसूबों पर काम कर रही है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान बंगले, सैकड़ों कैनाल, ज़रई अराजी और दुकानों के मालिक निकले हैं। नैब ने असासों की इब्तिदाई मालूमात हासिल कर ली हैं। मजीद बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल बताएगा क्या डिटेल है, क्या मालूमात हासिल हुई है नैब को? जी देखिए, मालूमात जो थी और मुकम्मल रिकॉर्ड उनके असासों का हासिल कर लिया गया है नैब की जानिब से, ऐसा बताया जा रहा है नैब ज़राए का। और ये सामने आई है अभी तक जो तफसीलात, उसके मुताबिक फजलुर रहमान बंगले, सैकड़ों कनाल अराजी, ज़रई अराजी भी जिसमें शामिल है, दुकानों और मार्केट के मालिक निकले हैं। उनके ट्रक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब रुपए मालियत की हाल ही में जमीन फरोख्त की गई, जबकि एफएड इस्लामाबाद में उनका बंगला मौजूद है। इसके अलावा पेशावर, कराची, कोयटा में उनके नाम की मार्केटें भी बताई जा रही हैं, जबकि डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बताई जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की, जो नैब ने अब तक मालूमात हासिल की हैं। इससे पहले ही फजलुर रहमान को नैब की जानिब से जो है वो तलब भी किया जा चुका है। जो अब तक मालूमात सामने आई है उसमें एक ग्रिड स्टेशन की जमीन जो है वो उनकी मलकियत बताई जा रही है। इसके अलावा गुलामपुरी में 6 करोड़ रुपए की मालियत उनकी जमीन की एक बताई जा रही है, और इस्लामाबाद में उनका एक बंगला बताया जा रहा है। जिसके अलावा बाबर काचा तहसील में उनकी जो 900 कनाल जमीन बताई जा रही है, और उसके मुलेका गांव में 300 कनाल जमीन अलग से बताई जा रही है। इस तरह डेरा इस्माइल खान में 5 कनाल का प्लाट
शोरकोट में एक मदरसा और 5 एकड़ जमीन, और अबू खेल डेरा इस्माइल खान में भी 5 एकड़ जमीन की अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक मौलाना फजल रहमान की बताई जा रही है। अच्छा सुहेल, ये तो उनकी डिटेल्स आगे ना, जो उनके पास चीजें हैं या जिनके वो मालिक है, जरा ये बताएगा कि नोटिस का बड़ा चर्चा था, नोटिस भेजा नहीं गया या मौसूल हो गया और तरदीद की जा रही है मौलाना की जानिब से, क्या मामला ये? जी देखिए, अभी इसकी नोटिस की जो तामीरी रिपोर्ट है वो अलग से जो तफ्तीशी पेश किया करते हैं अगर मामला अदालत में हो तो, लेकिन यहाँ पर अभी तक नोटिस की तामील की जो तस्दीक है वो नैब की जानिब से भी अभी सामने नहीं आई है। ताहम ये जरूर बताया जाता है कि नैब ने उन्हें तलब कर रखा है और उनका जो नोटिस है वो अरसाल किया जा चुका है। उनका जो पता दिया गया है उस पर, अगर उस पते पर तामील नहीं हो सकती तो उनका जो मुतबादिल पता होगा उस पर भी नोटिस जो है वो भेजा जा सकता है, क्योंकि जो पहले फोन पर मुलजमान को आगाह किया जाता था या गवाहान को तलबी का, उस पर चेयरमैन नैब की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। सुहेल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद के मरगजा चिड़ियाघर से 44 जानवरों को रावलपिंडी के अयूब पार्क मुंतकिल कर दिया गया। कौन कौन से जानवर नई रिहाइशगाह के मेहमान बने हैं, उमर बिन आसिफ अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। हिरन, नीलगाय, भेड़िए और बंदर, कुल मिलाकर 5 अक़साम के 44 जानवर कभी इस्लामाबाद के मरगजा चिड़ियाघर की रौनक थे, मगर अब अयूब पार्क का हिस्सा है। अयूब पार्क चिड़ियाघर के नए मेहमानों को देखकर बच्चों की खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। पहले हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता था देखने के लिए, अब ये करीब आ गए तो बहुत आसानी है। मुझे आज छुट्टी थी, मैं मम्मा पापा के साथ आया हूँ, बहुत मजा आया। आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन ने जानवरों की देखभाल का भी इंतजाम कर लिया। किसी से कोई पैसे यहाँ पे नहीं रह रहे, सारे जानवरों को हम खुद मैनेज कर रहे हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जानवरों की। मरगजार इस्लामाबाद से मजीद 40 जानवरों को भी जल्द अयूब पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा।